Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the budget के perspective से है। बजट को प्रेजेंट किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर मैम के द्वारा। तो बजट का जो इम्पोर्टेंस है हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे है उस डॉक्यूमेंट को भी टेबल किया गया था पार्लियामेंट के अंदर में। तो आप देखिए कि इकोनॉमी का जो हमारा सेक्शन है या जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग में जो बोथ डॉक्यूमेंट है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, इनका जो इम्पोर्टेंस है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन बोथ एग्जाम के अंदर में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। बट स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग ये नहीं है कि आने वाले जो 10 to 15 डेज का जो समय है, क्योंकि आप देखिए कि नॉन जो सीरियस एस्पिरेंट्स हुआ करते हैं उसका एक कॉमन फीचर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 10 to 15 डेज के समय के रिगार्डिंग में जो बजट है उसी को डिस्कस करेंगे। बजट के अंदर जो अनाउंसमेंट को कैरी आउट किया गया उसी के रिगार्डिंग में डिस्कशन है, रीडिंग है, उसको कैरी आउट करते हैं। आप देखिए कि यूपीएससी के एग्जाम का एक तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, चाहे वो प्रीलिम्स का पेपर हो या मेंस का पेपर हो, तो आपका जो करंट अफेयर का जो सेक्शन है वहाँ से जो क्वेश्चंस हुआ करते हैं वो मंथली बेसिस पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। कि सपोज कीजिए जनवरी का जो मंथ है, जनवरी का वो मंथ है उससे कोई क्वेश्चन पूछा गया, तो ऐसा नहीं है कि जो अगर यहाँ पे करंट अफेयर के 10 क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं तो जो 10 के अंदर में से 7 क्वेश्चंस वो जनवरी के मंथ से रहेंगे। मैक्सिमम आप देखिए कि एक मंथ का जो रिलेवेंस है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन का हाईएस्ट यहाँ पे रिलेवेंस है किसी भी मंथ का करंट अफेयर का। तो फरवरी का जो मंथ है इसमें अंदर इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट के रिगार्डिंग में काफ़ी कुछ मेंशन किया जाएगा न्यूज़पेपर के अंदर में। तो आप देखिए कि यहाँ से मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन है वो फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप देखिए कि बजट के अंदर में गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया जाता है कि सोशल सेक्टर के रिगार्डिंग में, सपोज कीजिए यहाँ पे अनाउंस किया गया है कि सोशल सेक्टर के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट के द्वारा इतना जो 10,000 करोड़ का जो फंड है वो अलोकेट किया गया। फिर उसके अंदर बता दिया गया कि सोशल सेक्टर के अंदर जो हमारे गिग वर्कर्स हैं, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, उनके रिगार्डिंग में हेल्थ का कोई यहाँ पे स्कीम है उसको लॉन्च किया जाएगा। तो आप देखिए कि बजट के अंदर में इस तरीके से अनाउंसमेंट है। फिर हमारे यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में ऐसा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि बजट के अंदर में गिग वर्कर्स के रिगार्डिंग में कितना पैसा वहाँ पे दिया गया, किस तरीके से स्कीम वहाँ पे फ्रेम हुआ। आप देखिए कि लेटर फॉर्म के अंदर में गवर्नमेंट वो जो स्कीम यहाँ पे अनाउंस करती है उस स्कीम को फिर लेटर फॉर्म के अंदर में लॉन्चिंग का जो प्रोसेस है वो कैरी आउट किया जाएगा। स्कीम के जो कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर बताया जाएगा कि ये स्कीम के ऑब्जेक्टिव हैं, इस मिनिस्ट्री के अंदर में स्कीम रहेगा, इसमें किस तरीके से कोई यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होगा, कौन कौन से पर्सन है वो स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। फिर आप देखिए कि आपसे यूपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन जो फ्रेम किया जाता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर में, कोई एक तो आपसे दो तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एक तो आप देखिए कि स्कीम का नेम आपको दे दिया गया है, सपोज कीजिए आपको स्कीम का नेम दे दिया गया स्वामित्व स्कीम। ये जो स्वामित्व स्कीम है वो काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलती है। ये किसके रिलेवेंट है? क्या रूरल एरिया के अंदर में वोटर को आपको अवेलेबल करवाना है, उसके पर्सपेक्टिव से है। हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको कंप्लीट अर्बन एरियाज़ को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो प्लांट्स है वो सेटअप करने हैं। रूरल एरिया के अंदर में जो प्रॉपर्टी कार्ड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। या आप देखिए कि हेल्थ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको टर्सरी लेवल के ऊपर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी कार्ड के रिगार्डिंग में है स्वामित्व स्कीम। तो ऐसे आपसे जो सवाल हैं वो पूछे जा सकते हैं। सेकंड, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं वो दिए गए हैं स्वामित्व स्कीम के रिगार्डिंग में। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर में ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में है, पंचायती राज के अंदर में है, या मिनिस्ट्री ऑफ आप देखिए कि कल्चर के अंडर में है? ऐसे आपसे कोई भी मिनिस्ट्री का नेम दे दिया गया। सेकंड, आप देखिए कि स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपसे पूछ लिया गया। तो स्टूडेंट्स, बजट का जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर में आप देखिए कि कोई भी स्कीम के जो ऑब्जेक्टिव हैं, किस मिनिस्ट्री के अंडर में वो स्कीम है, इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं हुआ करता है। तो आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता होना चाहिए। अब बजट अच्छा है, बुरा है, उसका क्या इम्पैक्ट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर में, क्या इम्पैक्ट है कुछ एरियाज़ के रिगार्डिंग में, ये इस तरीके के जो सवाल हैं वो मेंस के अंदर पूछे जा सकते हैं। और मेंस के अंदर भी आप देखिए कि टू मच आपको पॉलिटिसाइजेशन के काइंड के जो क्वेश्चन हैं वो नहीं हुआ करते हैं। एग्जामिनेशन से रिलेवेंट
कोई यहाँ पे इनिशिएटिव कैरी किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में, तो उसका क्या यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा आने वाले समय के अंदर में। हमें विकसित भारत को अचीव करना है 2047 तक, उसके पर्सपेक्टिव से जो सवाल है वो फ्रेम हो सकता है आपसे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, तो आप देखिए कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आपको रीड क्यों करना चाहिए। कंप्लीट रीड ना कर सको, अगर हो सकता है कि आपसे आपका जो रीडिंग हैबिट है वो ना अच्छा हो, उस तरीके का इन्फॉर्मेशन भी आप कैरी नहीं कर पाओगे, उसको कंप्लीट रीड नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स एटलीस्ट आपको जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर का एक समरी है, सर्वे के अंदर ही मेंशन हुआ करता है हर एक चैप्टर का, तो समरी को आप वहाँ पे रीड कीजिए, उसका जो इंट्रोडक्शन है या उसका जो लास्ट कंक्लूजन है उसको वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि इकोनॉमिक सर्वे से भी आपको मेंस के रिलेवेंट के अंदर ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैक्सिमम जो इसका जो कुछ यहाँ पे डाटा है, या आप देखिए कि कुछ स्कीम्स जो मेंशन की गई हैं वो प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन है वो फ्रेम हो सकता है। तो ये तो आपको रिलेवेंस पता लगा कि बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। कोई भी जो स्कीम है उसके अंदर में जो मास्टर डिग्री है वो आपको अचीव नहीं करना है, वो एक्सपर्टनेस है उसको अचीव नहीं करना है। स्कीम्स जब एग्जिस्टेंस में आएंगी तो उनका इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। अब आप देखिए कि जो भी बजट स्पीच के अंदर में जो अनाउंस किया गया है, इसका जो कंप्लीट डिस्कशन है हर एक टॉपिक के ऊपर में, कि हमारा जो डिफेंस का जो सेक्टर है उसके अंदर बजट कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, अगर कम हुआ है तो उसका क्या इम्पैक्ट है, अगर ज़्यादा यहाँ पे स्पेंडिंग हुआ है, क्या इंडिया आप देखिए कि अपने जो बॉर्डर्स हैं उसको सिक्योर करने के लिए वर्क कर रहा है। इस तरीके से आपको एडिटोरियल्स हैं वो आने वाले 1 मंथ के दौरान में हर एक न्यूज़पेपर के अंदर में काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आज 2 फरवरी का जो न्यूज़पेपर है उसको आप कंप्लीट डिटेल के अंदर रीड करो। आप देखिए कि हर एक टॉपिक जो अनाउंस हुआ है बजट के अंदर में, हर एक टॉपिक जो अनाउंस हुआ है उसका कंप्लीट डिस्कशन आने वाले 1 मंथ के दौरान में न्यूज़पेपर के अंदर रहेगा। तो ये रिलेवेंस है, आपको बस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता होना चाहिए। बजट के बारे में अगर आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो लक्ष्मीकांत का जो बुक है उसको आप ओपन कीजिए, तो लक्ष्मीकांत का बुक से आप उसका जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड कीजिए। तो आप देखिए कि डिस्कशन को यहाँ पे स्टार्ट है वो करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बजट वर्ड के बारे में, तो बजट वर्ड है क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बजट वर्ड के बारे में जो मेंशन है वो किया गया है। आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में किसी भी तरीके से बजट वर्ड है उसका मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 112 है जिसके अंदर में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देखिए कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, उनके द्वारा बेसिकली इसको प्रिपेयर किया जाता है। इस बजट का जो कम्प्लीटली प्रिपरेशन है, हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसका प्रिपरेशन आप देखिए कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनके गाइडेंस के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये बेसिकली बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। अब आप देखिए कि जब बजट को रिप्रेजेंट किया जाता है तो कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी प्रेजेंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि स्टूडेंट्स फाइनेंस बिल को प्रेजेंट किया जाएगा, फिर वो बाद में फाइनेंशियल एक्ट है वो बनता है। तो टैक्सेशन का प्रोसेस यहाँ पे कैरी किया जाता है, उसके रिगार्डिंग में आपको फाइनेंस बिल है वो देखने के लिए मिलता है। आने वाले समय के अंदर में जो खर्चा यहाँ पे कैरी करना है जब तक बजट कम्प्लीटली पास ना हो, तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि अप्रोप्रिएशन जो बिल है उसको प्रेजेंट किया जाएगा, अप्रोप्रिएशन बिल है। उसके अलावा आप देखिए कि FRBM एक्ट का जो यहाँ पे रेलेवेंस है जिसके अकॉर्डिंग में वर्क को कैरी आउट करना है, फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन रखना है, तो वो भी यहाँ पे कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी प्रेजेंट हुआ करते हैं। हमारा जो ऑफिशियल साइट है इंडिया बजट का एक साइट है, आप देखिए कि वहाँ पे आप विजिट कीजिए। बजट एट ए ग्लैंस का एक वहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो अवेलेबल रहेगा, उसको आप डाउनलोड करके रीड करना आप वहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर में फाइनेंस मिनिस्ट्री मैक्सिमम जो डाटाज है उसको एक जगह पे जो प्रोवाइड है वो करती है। बजट का जो हाईलाइट है वो भी मेंशन किया गया है पिछले कुछ ईयर से आप देखिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा में, और बजट का जो जो डॉक्यूमेंट है उसको आप रीड कर सकते हो अगर आपके पास में समय है, मैक्सिमम आपके पास में समय है तो आप उसको रीड कर सकते हो यहाँ पे। अब आप देखिए कि फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है वो 4.4 रखा गया है। ये हमारा जो FRBM एक्ट है उसके अकॉर्डिंग में आप देखिए कि जो टारगेट है उसको लोअर किया गया है। समहाउ यहाँ पे जो फिजिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मेंटेन करने का कोशिश किया गया है। टैक्सेशन का आप देखिए कि जो डोमेन है उसके अंदर में जो यहाँ पे लिमिट है उसको इंक्रीज करते हुए बेसिकली इसके स्टूडेंट जो गवर्नमेंट वर्किंग सेक्टर के अंदर में है, जो मिडिल क्लास पर्सनस हैं उनका उनके रिगार्डिंग में जो टैक्स है
इस स्पेशली आप देखिए कि जो इनकम के रिगार्डिंग में जो टैक्स है उसको यहाँ पे रिड्यूस है वो किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब कुछ जो डिसीजन जो सेक्टर वाइज बेसिस पे यहाँ पे लिए गए हैं उनके रिगार्डिंग में हम डिस्कशन को करते हैं। स्टूडेंट्स आप देखिए कि एक तो आपको ये जो फिजिकल डेफिसिट का जो सेक्टर है, हमारे यहाँ पे जो कैपिटल पार्ट है, रेवेन्यू पार्ट है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो तो आपको शायद पता होंगे इकोनॉमी के बेसिक के रिगार्डिंग में। इसमें आप देखिए कि एक बार हम उनको एक बार रिवाइज करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि जैसे कि हम रेवेन्यू पार्ट के बारे में जब रीड करते हैं तो रेवेन्यू पार्ट के भी आपको टू कंपोनेंट है वो देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि सपोज कीजिए यहाँ पे हम उनको रिवाइज करते हैं रेवेन्यू पार्ट को। रेवेन्यू पार्ट के आपको टू डॉक्यूमेंट है वो देखने के लिए मिलेंगे। एक यहाँ पे कंपोनेंट है, आप देखिए कि इनकमिंग है, एक है वहाँ पे आउटगोइंग। इनकमिंग के अंदर में डायरेक्ट टैक्सेशन का एक प्रोसेस है। एक तो आप देखिए कि टैक्सेशन है वहाँ पे, तो टैक्सेशन कैसे हैं, डायरेक्ट वे के अंदर में और इनडायरेक्ट वे के अंदर में। एक वहाँ पे इनकमिंग के अंदर में जो डोमेन है जिसके अंदर टैक्सेशन है इनका जिसमें आप देखिए कि डायरेक्ट टैक्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो डिफरेंसेज है, कौन सा टैक्स डायरेक्ट के अंडर में है, कौन सा इनडायरेक्ट के अंडर में है, वो आपको पता होना चाहिए। और ये जो टैक्सेशन है इसका ही जो डिवोल्यूशन है, जो आप देखिए कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो बताया जाता है, इसी का जो डिवोल्यूशन। और अदर देन टैक्स के अलावा जो इनकमिंग सेक्टर के अंदर में है, रेवेन्यू का पार्ट है, तो आप देखिए कि उसको आप देखिए कि नॉन टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर में रखा गया है, इनकमिंग के अंदर में नॉन टैक्स के रिगार्डिंग में। अब ये इनकमिंग पार्ट हुआ रेवेन्यू के अंदर में। अब आप देखिए कि रेवेन्यू का जो आउटगोइंग पार्ट है वो क्या है, इंटरेस्ट का रीपेमेंट करना हो, सैलरीज पे की जाती हैं, जो ग्रांट्स पे किए जाते हैं फाइनेंस कमीशन के थ्रू में, ये जो सब्सिडीज यहाँ पे दी जाती हैं, तो ये स्टूडेंट्स रेवेन्यू का पार्ट हुआ। अब अगर हम बात करें कैपिटल के पर्सपेक्टिव से, तो कैपिटल का भी आप देखिए कि इनकमिंग है, आउटगोइंग है। इनकमिंग कैपिटल का किस तरीके से है स्टूडेंट्स, उसके रिगार्डिंग में डेप्थ का जो कॉन्सेप्ट है, डेप्थ आप देखिए कि इंटरनल है, एक्सटर्नल है, कि वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा डेप्थ के थ्रू जो पैसा है वो लिया गया है, चाहे इंटरनल पर्सपेक्टिव से कोई बैंक से लिया गया हो, या एक्सटर्नल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उनसे जो पैसा है वो लिया गया हो। नेक्स्ट आप देखिए कि इनकमिंग एक तो डेप्थ के पर्सपेक्टिव से हुआ। सेकंड अगर हम बात करें नॉन डेप्थ के पर्सपेक्टिव से भी हुआ करता है कैपिटल के अंदर में। नॉन डेप्थ का आप देखिए कि डिसइन्वेस्टमेंट है, कोई गवर्नमेंट कंपनी है उसके कुछ शेयर्स हैं वो बेच दिए गए हैं यहाँ पे, तो बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू यहाँ पे जो कैपिटल है उसको गेन किया गया है, कैपिटल का इनकमिंग हुआ है। लोन का जो रिकवरी है, लोन यहाँ पे ग्रांट किया गया हो गवर्नमेंट के द्वारा, उसका रिकवरी हुआ है, तो वो बेसिकली यहाँ पे कैपिटल का इनकमिंग जो सेक्टर है उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि उसके आउटगोइंग सेक्टर्स भी हैं कैपिटल के अंदर में। कैपिटल के अंदर आउटगोइंग है बेसिकली यहाँ पे आपको डेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, असेट का जो प्रोडक्शन है उसके रिगार्डिंग में कोई प्रिंसिपल या लोन है उसको पे किया गया हो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कुछ बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अब आप देखिए कि इसी के रिगार्डिंग में जो फिजिकल डेफिसिट है उसको यहाँ पे उसका जो एग्जिस्टेंस है वो आता है। फिजिकल डेफिसिट बेसिकली क्या है, आप देखिए कि बजट का जो डेफिसिट है प्लस में गवर्नमेंट का जो मार्केट बोरोइंग है, प्लस में आप देखिए कि जो लाइबिलिटीज है उनको बेसिकली फिजिकल डेफिसिट के रूप से डिफाइन करते हैं। NCERT के अंदर में इसका जो बेसिक जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। फिजिकल डेफिसिट का जो डेफिनेशन है वो आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। एक आप देखिए कि प्राइमरी डेफिसिट भी हुआ करता है। प्राइमरी डेफिसिट क्या है कि फिजिकल डेफिसिट के अंदर में अगर माइनस किया जाए तो अर्लियर फेज के अंदर जो लोन्स हुआ करते थे गवर्नमेंट के, आप देखिए अर्लियर जो गवर्नमेंट है उसके जो लोन्स हैं उसके द्वारा जो मोर बोरोइंग किया गया है तो उसको अर्लियर लोन्स का नाम दिया जाता है, और उसको फिजिकल डेफिसिट से माइनस करना उसको कि प्राइमरी डेफिसिट के अंदर में इंक्लूड है वो किया गया है। तो ये जो डेफिसिट का जो टारगेट है वो आप देखिए कि कितना रखा गया है, 4.4 है वो यहाँ पे डेफिसिट का टारगेट है। ये आपको टारगेट पता होना चाहिए। फिर आप देखिए कि इन जो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हमने रीड किए हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल के जो कंपोनेंट्स हैं, इनका एक आपको जो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो आपको पता होना चाहिए। कि आप देखिए कि जो ट्रेंड जैसे यहाँ पे बता दिया गया कि जो आउटगोइंग जो सेक्टर है, रेवेन्यू का जो आउटगोइंग सेक्टर है, सैलरी है, ग्रांट्स हैं, सब्सिडीज हैं, तो किस सेक्टर के अंदर में मोर सब्सिडी ग्रांट की जाती हैं, किस सेक्टर के अंदर में कम सब्सिडी है यहाँ पे। फिर आप देखिए कि आपसे यहाँ पे बता दिया गया कि बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, या कैपिटल का जो आउटगोइंग सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो क्या हमारे ओवर द ईयर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है। ऐसे आपसे जो ट्रेंड्स के बेसिस पे जो सवाल है वो एक मैक्सिमम यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली रिवेन्यू का पार्ट हुआ, कैपिटल का पार्ट हुआ, फिजिकल डेफिसिट के टारगेट के बारे में हमने रीड किया। अब आप देखिए कि बजट के अंदर में जो बताया गया है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको अलाउ किया गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर में कैपिंग है वो हुआ करता था, बट उस कैपिंग को रिड्यूस करते हुए हमारा जो आप देखिए कि 2047 तक सभी लोगों को जो इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड करने का एक टारगेट रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैरी आउट किया जा सके। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे बताया गया है। इनकम टैक्स का आप देखिए कि जो बेस है उसको रिड्यूस किया गया है, तो मिडिल क्लास को ये बेसिकली जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड करेगा। बेनिफिट प्रोवाइड करने के साथ में जो कंजप्शन है आप देखिए कि मोर पैसा रहेगा अगर मिडिल क्लास के पास में या किसी भी पर्सन के पास में, तो उनका जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होगा, उनके द्वारा जो पैसा है वो खर्च किया जाएगा। मीन्स कंजप्शन लेवल है उसको भी इंक्रीज है वो किया जा सकता है इस इनिशिएटिव के थ्रू में। फिर आप देखिए कि यहाँ पे फिजिकल कंसोलिडेशन है, जो फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है वो एक रिलेवेंट मैनर के अंदर रखा गया है। 0.4 यहाँ पे जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको रिड्यूस किया गया है बेसिकली अर्लियर टारगेट से। इसके अलावा आप देखिए कि जो फाइनेंस सेक्टर का जो एफडीआई का जो कैपिंग है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये बेसिकली यहाँ पे एफडीआई के पर्सपेक्टिव से था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रिगार्डिंग में एक इंडेक्स है उसको भी यहाँ पे बूस्ट किया जाएगा, तो आने वाले समय के अंदर में उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है वो रहेगा। एमएसएमई का जो डेफिनेशन है उसको चेंज किया गया है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पे रिवाइज है वो किया गया है। तो आप देखिए कि एमएसएमई को जब हम रीड करते हैं तो टू बेसिस पे आपको एमएसएमई का जो सेक्टर है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, एक तो इन्वेस्टमेंट बेसिस पे डेफिनेशन हुआ करता है, एक टर्नओवर बेसिस पे आपको जो डेफिनेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो एक बार उसको जो यहाँ पे जो डेफिनेशन को जो चेंज किया गया है उसको एक बार हम रीड करते हैं। आप सपोज कीजिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो कैटेगरी है और यहाँ पे जो टर्नओवर का जो कैटेगरी है उसको रखा गया है, टर्नओवर का जो कैटेगरी है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स माइक्रो के बारे में, तो आप देखिए कि माइक्रो के अंदर में प्रेजेंट समय में जो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है वो 1 करोड़ हुआ करता था, उसको चेंज करके कितना कर दिया गया है 2.5 करोड़। कि किसी अगर यहाँ पे जो एंटरप्राइज है उसका आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट बेसिस पे 2.5 करोड़ से कम है तो उसको माइक्रो कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। टर्न ओवर बेसिस पे आप देखिए कि 5 करोड़ था उसको इंक्रीज करते हुए 10 करोड़ कर दिया गया है। तो 2.5 करोड़ हो 10 करोड़ हो तो उसको माइक्रो कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। फिर आप देखिए कि स्मॉल कैटेगरी है उसको यहाँ पे चेंज किया गया। अर्लियर फेज के अंदर 10 करोड़ हुआ करता था इन्वेस्टमेंट बेसिस पे, उसको आप देखिए कि 25 करोड़ कर दिया गया है। 50 करोड़ का यहाँ पे टर्नआउट था उसको 100 करोड़ कर दिया गया है चेंज यहाँ पे। तो आप देखिए कि 2.5 से लेकर 10 है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का, 25 करोड़ से लेकर 100 करोड़ है। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मीडियम एंटरप्राइज के बारे में तो अर्लियर फेज के अंदर 50 था, आप देखिए यहाँ पे 125 किया गया है। इसको याद रखने का तरीका ये है 2.5 फिर आप यहाँ पे पॉइंट को रिमूव कीजिए 25 फिर आप देखिए कि यहाँ पे 125 इस तरीके से है। इसका आप देखिए कि 10 है 150 है, 10 है 150 है और इधर यहाँ पे 250 जो अर्लियर फेज के अंदर हुआ करता था उसको कर दिया गया 500। तो बेसिकली इस तरीके से डेफिनेशन है। 2.5 पे टर्नओवर बेसिस पे सॉरी इन्वेस्टमेंट बेसिस पे माइक्रो का, फिर स्मॉल का आप देखिए कि 2.5 से 25 करोड़ होगा, फिर 25 से 125 करोड़। टर्नओवर बेसिस पे अगर हम डिस्कस करें 10 है फिर 100 है और फिर 500 है, 10 100 और 500 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम का। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन है वो चेंज हुआ है। अब आप देखिए कि हमारा जो एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर क्या कैरी आउट किया जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग में बेसिकली इंडिजीनियस हमारे जो स्मॉल मॉड्यूलर जो रिएक्टर्स हैं उनको डेवलप किया जाए। अब आप देखिए कि बेसिकली बताया तो गया है बट किसी भी तरीके से फंड का जो कमिटमेंट है वो नहीं है। अब अगर गवर्नमेंट के द्वारा हमारे यहाँ पे इंडिजीनियस वे के अंदर में जो आप देखिए कि जो प्रोडक्शन को कैरी किया जाएगा, जो न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग में कुछ हमारे जो एक्ट्स हैं उनको भी चेंज करना होगा। एक्ट्स कौन कौन से यहाँ पे चेंज करने होंगे स्टूडेंट्स, तो अगर हम उसके बारे में डिस्कस करें जो एक्ट्स को यहाँ पे चेंज करने का ज़रूरत है, तो आप देखिए कि हमारा जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, सिविल लाइबिलिटी जो न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, इन सभी को यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो कैरी आउट किए जाएंगे। 2035 का जो ईयर है वो बताया गया है कि 2035 तक स्मॉल जो यहाँ पे मॉड्यूलर जो रिएक्टर हैं, स्मॉल
मॉड्यूलर रिएक्टर इंडिजीनियस वे के अंदर में उनको जो डेवलप है वो किया जाएगा 2033 तक। तो ये बेसिकली यहाँ पे इंफॉर्मेशन था स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में। आप देखिए कि जो 100 गीगावाट का जो हमें न्यूक्लियर एनर्जी है उसको भी आप देखिए कि प्रोड्यूस करना है। 100 गीगावाट का न्यूक्लियर एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करना है 2047 तक। तो ये बेसिकली रिएक्टर के बारे में था। यहाँ पे आप देखिए कि जॉब स्कीम्स के बारे में है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है उसके रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है उसको रेज किया गया है इनके द्वारा आर्टिकल के अंदर में। तो आप देखिए कि ये आने वाले समय के अंदर में डिस्कशन रहेगा कम्प्लीटली कि क्या यहाँ पे किस एरियाज़ को फोकस करना है, किसको यहाँ पे नहीं किया गया है उसके बारे में। ये तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में हुआ। नेक्स्ट आप देखिए कि डबल अलोकेशन किया गया है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है यहाँ पे, जिसके अंदर बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जो पेंशन स्कीम है उसका जो इन्वेस्टमेंट, उसका जो फंड अलोकेट हुआ है उसके बारे में है। सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस के द्वारा जिस तरीके से इसको बेसिकली बताया गया, जो रिवाइज एस्टिमेट्स किए गए हैं बजट के अंदर में, एग्जाम के पर्पज से नहीं रिलेवेंट है क्योंकि आप देखिए कितना इन्फॉर्मेशन आप कैरी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आप देखिए कि एग्रीकल्चर के बारे में है। एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, उस स्कीम को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, धन धान्य कृषि योजना है उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि 1.7 लाख जो 7 लाख करोड़ जो 1.7 करोड़ जो फार्मर्स हैं उनको ये जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेगा 100 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में। जो लो क्रॉप प्रोडक्शन है वहाँ पे आप देखिए कि जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है उसको बूस्ट किया जाए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के थ्रू में। बेसिक कस्टम ड्यूटीज एंड कुछ फिशरीज के रिगार्डिंग में भी मेंशन है वो किया गया था, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर के रिगार्डिंग में आप देखिए कि बिहार के अंदर में जो मखानाज का प्रोडक्शन हुआ करता है जिसको कि हम फोक्स नट्स के नाम से जाना करते हैं, जो कि आप देखिए कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो मखाना जो बोर्ड है उसको सेटअप किया जाएगा बिहार के अंदर में। ऑलरेडी हम एक बार अप्रैल या मई के मंथ के समय में फोक्स नट्स के बारे में रीड कर चुके हैं, जिसको कि आप देखिए कि द हिंदू का जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके अंदर मेंशन किया गया था। अब एग्जाम के पर्पज से आपको क्या पता होना चाहिए कि जो फोक्स नट्स हैं, जो मखानाज हैं, मखानाज का आप देखिए कि कौन से जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो उसके अंदर हुआ करती हैं। या वहाँ पे प्रोटीन का मोर प्रेजेंस है, फाइबर का मोर प्रेजेंस है उस मखाना के अंदर में, उसको आपको रीड करना है। इस क्रॉप का जो प्रोडक्शन है उसके लिए किस तरीके से आपको इम्पोर्टेंस है वो होनी चाहिए, आपका किस तरीके का फेवरेबल कंडीशंस होना चाहिए, कोई स्पेशल ट्राइबल ग्रुप है क्या इस क्रॉप का जो कल्टीवेशन प्रोसेस है उसके अंदर इंगेज है बिहार के अंदर में। तो ये इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको रीड करना है, आने वाले समय के अंदर बताया भी जाएगा शायद न्यूज़पेपर के अंदर में। कंप्लीटली आप देखिए कि गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो क्या है। टारगेट ये है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड का एक जो सेंटर है वो डेवलप किया जाएगा बिहार के अंदर में। और टारगेट ये है कि इंडिया को आप देखिए कि बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के रूप में फूड बास्केट के अंदर में डेवलप करना आने वाले समय के अंदर में। तो ये बेसिकली हुआ फूड सेक्टर के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि डिफेंस के रिगार्डिंग में भी मेंशन था। डिफेंस के एक एडिटोरियल के अंदर बताया गया था कि कुछ फंड लोकेशन है वो डिले हुआ है, पर हमारा जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बॉर्डर मैनेजमेंट है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस में जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसको बूस्ट करने का कोशिश किया गया है, बिग पुश करने का कोशिश किया गया है बजट के अंदर में। और आप देखिए कि स्किलिंग एंटरप्रेन्योरशिप है उसको कैसे वहाँ पे किया जाए, फंड ऑफ द फंड है उसको डेवलप किया गया है। सोशल सेक्टर के अंदर में आप देखिए कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, गिग वर्कर्स को हेल्थ कवरेज है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है हमारे बजट के पर्सपेक्टिव से। बैंक्स को आप देखिए कि मोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट मेंशन है। बैंक्स को जो यहाँ पे मोनेटाइजेशन है वो कैरी आउट किया जाएगा कि बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो बूस्ट है वो किया जा सके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉड्यूल है उसके थ्रू में। अब स्टूडेंट्स ये तो बेसिकली आप देखिए कि बजट का कुछ अनाउंसमेंट हुआ, और भी कुछ अनाउंसमेंट है जैसे कि हमारा जो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए उड़ान स्कीम है, उड़ान 2.0 है उसको लॉन्च किया जाएगा। 2.0 नहीं है, 120 डेस्टिनेशंस है उसको इसके अंदर ऐड किया जाएगा। रेलवे बजट आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर में सेपरेट वे के अंदर में प्रेजेंट किया जाता था, बाद में उसको ऐड किया गया है जनरल बजट के साथ में ही 2015 के समय से।
विवेक देबराई कमेटी है उसका उनके द्वारा रिकमेंड है वो किया गया था। तो ये बजट के जो नंबर्स हैं, जो स्कीम्स हैं, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। क्या अब देखिए कुछ स्टेट्स के द्वारा इस तरीके से भी एलिगेशन थे, क्या बिहार स्पेसिफिक जो बजट है, क्योंकि बिहार के रिगार्डिंग में काफ़ी कुछ यहाँ पे, चाहे वो पूर्वोदय योजना के थ्रू हो, या आप देखिए कि हमारा फोक्स नेट हो, या आप देखिए कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल एक सेंटर को डेवलप करना हो फूड की रिगार्डिंग में, तो उसका काफ़ी कुछ जो वर्क किया गया है। उसी एरिया के अंदर में कैनाल के रिगार्डिंग में भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनको अनाउंस किया गया है कि वहाँ पे जो कैनाल्स हैं उनको कैरी आउट किया जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि वहाँ पे गवर्नमेंट्स के द्वारा समहाउ अपना जो पॉलिटिकल पार्टीज को भी जो बेनिफिट है वो हो सके इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस भी हैं। तो आप देखिए कि वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से रिलेवेंट नहीं है इस तरीके का इंफॉर्मेशन हमारे पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट सोशल सेक्टर के अंदर में स्पेंडिंग के अंदर में कुछ कट्स हैं वो बताए गए हैं। आप देखिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो नेग्लेक्टेड था उसको यहाँ पे कुछ सपोर्ट देने का प्रोवाइड किया गया है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिवाइवल करने का जो कोशिश है उस बजट के थ्रू हुआ है। बजट का जो कंप्लीट डिस्कशन है आने वाले समय के अंदर रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि सेलेनिटी के बारे में है। कुट्टानाड का जो एरिया है कहाँ पे है? कुट्टानाड केरल के वहाँ पे है। तो आप देखिए कि उस अलपुजा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर में पैडी कल्टीवेशन के अंदर में सेलिनिटी है वो लेवल इंक्रीज हुआ है, तो उसको बेसिकली एक थ्रेट के रूप से यहाँ पे बताया है वो गया है न्यूज़पेपर के अंदर में। तो थ्रेट के बेसिस पे उसको बताया गया है। बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है। ओवर द ईयर्स आप देखिए कि जो सेलिनिटी का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है। स्टूडेंट्स बजट के रिगार्डिंग में हम एक और जो इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं मेंशन किए हैं। आप देखिए कि एक मैन्यूस्क्रिप्ट्स के रिगार्डिंग में मैन्यूस्क्रिप्ट्स का जो कंजर्वेशन है वो हो सके उसके रिगार्डिंग में एक मिशन है उसको लॉन्च किया गया है बजट के अंदर में। ये हमारे कल्चर के पर्सपेक्टिव से जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हुआ करती हैं और मैन्यूस्क्रिप्ट्स का कंजर्वेशन किया जा सके, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में इस एक स्कीम है उसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से न्यूज़ है, यहाँ पे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि जो फर्स्ट न्यूज़ है उसको मेंशन किया गया कि सीरिया के रिगार्डिंग में है। सीरिया के अंदर में आप देखिए कि एक विलेज एरिया के अंदर में कुछ लोगों हैं उनको मार दिया गया है। तो सीरिया के वहाँ पे HTS के द्वारा पावर को कैप्चर किया गया था। एग्जाम के पर्पज़ से सीरिया का रिलेवेंस क्या है, सीरिया का लोकेशन आपको पता होना चाहिए कुछ। आप देखिए कि सीरिया का जब हम लोकेशन देखते हैं जो मेडिटेरियन के साथ में इसका एरिया है वहाँ पे रसिया का जो मिलिट्री बेस है वो भी सिचुएटेड है। तो आपको रसिया का जो मिलिट्री बेस है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है सीरिया का कौन सा ऐसा सिटी है जहाँ पे रसिया का जो मिलिट्री बेस है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट आप देखिए कि कोंगो के बारे में है। बुरुंडी नाम का जो कंट्री है उसके जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा आप देखिए कि कोंगो का जो वहाँ पे जो फाइट है वो रीजनल वॉर के रूप से कन्वर्ट हो सकता है। कोंगो का वहाँ पे जो फाइट है वो एक रीजनल वॉर के रूप से कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि रवांडा के द्वारा M23 जो रेबल ग्रुप है उनको सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया है। कोंगो के अंदर में एक ईस्टर्न पार्ट के अंदर में इस रेबल ग्रुप है उनका प्रेजेंस है। नेक्स्ट आप देखिए कि फिलाडेल्फिया के बारे में है। US के पर्सपेक्टिव से एग्जाम के पर्पज से वो नहीं इम्पोर्टेंट है। कुछ जो एयरक्राफ्ट के क्रैश के रिगार्डिंग में जो मेंशन है वो किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि जर्मनी के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और IMF के जो चीफ हैं उनका यहाँ पे डेथ हुआ है। फॉर्मर IMF के जो चीफ हैं जर्मनी के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, एग्जाम के पर्पज से ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड बैंक एंड IMF के बारे में जब हम रीड करते हैं बट आपको एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये होना चाहिए कि ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस है, आप देखिए कि ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस है उसके थ्रू इन बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको सेटअप किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो पैलेस्टीनियन कम्युनिटी का जो रीलोकेशन है कि आप देखिए कि जॉर्डन एंड इजिप्ट के लिए उनको सेंड कर दिया जाए, जो उनका यहाँ पे एक प्रपोजल था जिसको कि कतर के द्वारा तो वेलकम किया गया था, बट आप देखिए कि इजिप्ट एंड जॉर्डन के द्वारा उसको रिजेक्ट किया गया। अब यहाँ पे अरब नेशंस हैं उनके द्वारा भी इसको जो रिजेक्ट है वो किया गया है। हमास के द्वारा कुछ होस्टेज हैं वो रिलीज किए गए हैं। हमास के द्वारा कुछ होस्टेज रिलीज किए गए हैं जो कि प्रॉमिस किया गया था। सीज फायर का जो एग्रीमेंट वहाँ पे साइन हुआ। रसिया के द्वारा आप देखिए कि रसिया के द्वारा जो यूक्रेन और रसिया का कन्फ्लिक्ट है, तो रसिया अब यहाँ पे टोरेस्टक नाम से एक रीजन है जो रसिया के यूक्रेन के वहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग में अपना जो स्ट्राइक्स है उनको कैरी किया गया। कुछ दिन पहले आप देखिए कि यूक्रेन के द्वारा अपना जो स्ट्राइक्स है उनको कैरी किया गया था यहाँ पे। और स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो मेंशन किया गया है सूडान के बारे में है। रैपिड सपोर्ट जो फोर्सेज हैं वहाँ पे कुछ लोगों का डेथ हुआ है, खोरतुम नाम का जो जगह है वहाँ पे। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स
कुछ एक जो संडे का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे फोटो के अंदर शो किया गया है। फोटो के अंदर कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में शो किया गया है। मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, आप देखिए कि वहाँ पे पातालकोट नाम की एक जगह है। पातालकोट कौन सी जगह है स्टूडेंट्स? पातालकोट है। तो वहाँ पे कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इंडिजीनियस ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जिसमें भैरिया है, गोंड है। तो आप देखिए कि ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके द्वारा किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर में जो गंगा का जो पूजन है, जो बिदरी पूजन है, आप देखिए कि उसको कैरी आउट किया जाता है। तो उसके बारे में यहाँ पे जो मेंशन है वो किया गया कि कैसे उनके द्वारा अपना जो ट्रेडिशनल जो वर्शिप का जो कॉन्सेप्ट है वो कैरी आउट होता है कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा। मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पातालकोट नाम की जो जगह है, गंगा पूजन के बारे में स्पेशली जो फोटो है वो मेंशन की गई है। इसके अलावा आप देखिए कि गोंड वहाँ पे एक जो ट्राइबल ग्रुप है, गोंड के अलावा आप देखिए कि भैरिया है, और भी काफ़ी सारी ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनका कि इस तरीके का वर्शिप का जो कॉन्सेप्ट है वो हुआ करता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप देखिए कि इसके अलावा संडे का जब न्यूज़पेपर हुआ करता है तो कुछ वहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग में भी जो आर्टिकल्स हैं वो मेंशन हुआ करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स इंडिया का जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर फेंसिंग का जो एरिया है उसके बारे में था। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर एरिया के बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। 4096 किलोमीटर का एरिया है। तो वहाँ पे जो फेंसिंग को कैरी आउट किया गया है उसको सिक्योर करने के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि 78% इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर एरिया है वो कवर है। 5 हमारे जो स्टेट्स हैं जिसके साथ वो एरिया शेयर करता है बांग्लादेश, कौन कौन से स्टेट्स हैं? आसाम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल है। आसाम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और वेस्ट बंगाल है। मैक्सिमम जो बॉर्डर है वो वेस्ट बंगाल के साथ में शेयर होता है। तो उसी के बारे में वहाँ पे डिस्कशन है। कंप्लीट इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर का जो डिस्प्यूट हुआ है। फिर आप देखिए कि चाइना का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ब्रेक थ्रू किया गया है तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि चाइना के द्वारा जिस तरीके से आप देखिए कि डीप सीक नाम से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को लॉन्च किया गया। तो स्टूडेंट्स एक न्यूज़ है वहाँ पे यूएस का जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो डिसीजन लिए गए हैं उसका सिटीजनशिप के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो आप देखिए कि इन टॉपिक्स को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से उनको इंक्लूड है वो नहीं किया। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आप रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।